गुड मॉर्निंग। आज हम प्लानिंग का फोर्थ पार्ट देखेंगे। दिस इज़ द फाइनल पार्ट एंड फोर्थ पार्ट ऑफ प्लानिंग जो हम देखेंगे। इसमें हम जो देखेंगे उसमें हम दो पार्ट देखेंगे। एक, नियोजन की मान्यताएं क्या हैं, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी मान्यताएं हैं। प्लानिंग की मान्यताएं क्या हैं, और हम इसके अंदर जो देखेंगे वो है इसकी मान्यताओं के अलावा जो हम इसमें पार्ट देखेंगे वो हम इसका देखेंगे कि इसके प्रकार क्या हैं, प्लानिंग के प्रकार क्या हैं, वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से, वो है नियोजन की मान्यताएं। नियोजन की मान्यताओं के अंतर्गत आता है, यानी मान्यताओं को हम ये मानते हैं कि मान्यताएं वह होती हैं जो कि नियोजन को तय करती हैं कि नियोजन जो है आपका किस प्रकार का होगा। ये देखना बहुत ज़रूरी है। नियोजन की मान्यताओं में जो है पहली मान्यता जो है, या मान्यताओं की आवश्यकता, सबसे पहले हम ये देखेंगे नियोजन की मान्यताएं जो हैं उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसके लिए ज़रूरी है ये जानना कि पहली जो रीज़न है वो है नियोजन की में एकरूपता लाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। प्लानिंग की मान्यताओं को जानने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर हम एकरूपता लाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से समरूपता लाना चाहते हैं, तो नियोजन को के विभिन्न मान्यताओं को ध्यान में रख के हमें नियोजन को करना पड़ेगा। फिर आता है बाहरी परिस्थितियों का ध्यान, क्योंकि नियोजन जब किया जाता है उसको पूरा किया जाता है बाहर की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर और आंतरिक परिस्थितियों को ध्यान में रख के, क्योंकि नियोजन की मान्यताएं दो प्रकार की होती हैं, या तो आंतरिक होती हैं या बाहरी होती हैं। तो बाहरी मान्यताएं जब हम बात कर रहे हैं, पहली बात जब हम बात करते हैं बाहरी मान्यताओं की बात करते हैं, तो बाहरी मान्यताएं जो हैं वह संस्था के जो है, सबसे पहले हम देखेंगे आंतरिक मान्यताएं। आंतरिक मान्यताएं वह मान्यताएं हैं जो कि संस्था के अंदर मौजूद हैं, जैसे संस्था के कार्यक्रम, नीतियां, आर्थिक परिस्थितियां, उसके संसाधन आदि जो है इसके अंतर्गत माने जाते हैं। जैसे कर्मचारी का भी प्रेरणा का स्तर, संस्था की आधारभूत नीतियां, संस्था का बजट, संस्था के कर्मचारियों के आपसी संबंध, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और दूसरी आती हैं बाहरी मान्यताएं। बाहरी मान्यताएं जो है एक्सटर्नल प्रेमिसेस हम कहते हैं, वह देश का आर्थिक या व्यावसायिक वातावरण, राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक वातावरण, सामाजिक परिस्थितियां, बाजार की सामान्य स्थिति, लोगों का आर्थिक स्थिति, पूंजी की उपलब्धता, राजकीय नीति, कर ढांचा, ऐसी बहुत सारी जो हैं जिनको हम कहते हैं कि वो उसकी बाहरी मान्यताएं हैं। क्योंकि बाहरी मान्यताएं हमारे किसी भी संस्था के उस के बस में नहीं होती हैं। आंतरिक मान्यताओं को हम परिवर्तित कर सकते हैं बाहरी मान्यताओं के आधार पर। बाहरी मान्यताओं को क्योंकि हमारे हाथ में नहीं होती, तो हमें उसके अनुसार हमारी आंतरिक मान्यताओं के आधार पर उसका परिवर्तन करना पड़ता है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि जब हम नियोजन की मान्यताओं को रूप देते हैं, उसको वर्गीकृत करते हैं, तो हम उसकी जितनी भी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो मान्यताएं हैं उन सबको ध्यान में रख के हम इस कार्य को करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना ज़रूरी है कि बाहरी मान्यताएं जो हैं या आंतरिक मान्यताएं जो हैं वे किसी भी नियोजन को सफल या असफल बना सकती हैं। दूसरा पार्ट जो हम इसके अंदर देखें वह है नियोजन के प्रकार, यानी कितने प्रकार की प्लानिंग होती है, प्लानिंग के कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला आता है निगमीय योजना या नियोजन, कॉर्पोरेट प्लानिंग जिसे हम कहते हैं। कॉर्पोरेट प्लानिंग से जो है वह संपूर्ण संस्था के सभी कार्यों की दीर्घकालीन नियोजन को हम निगमीय योजनाएं कहते हैं या निगमीय नियोजन कहते हैं। यानी संस्था सबसे पहले अपने दीर्घकालीन प्लान्स बनाती है और उनको जो है वो जैसे उसके अंतर्गत वह ये बात देखती है कि उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यू रचना, नीतियाँ, कार्यविधियाँ, नियम, बजट आदि का निर्धारण किया जाना बहुत ज़रूरी है। जो निगमीय योजना होती है संपूर्ण संस्था के कार्य विभागों का नियोजन है।
तो इसके अंतर्गत हम जो है संस्था के उपलब्ध सभी संसाधनों, उत्पाद, संयंत्रों, तकनीकी, संगठनात्मक संरचना आदि सभी का और मानवीय, भौतिक, वित्तीय, सूचनात्मक संसाधनों का को नियोजन में सम्मिलित करते हैं। तो ये निगमीय योजना जो है कहलाती है। दूसरी आती है आपकी दीर्घकालीन योजना। दीर्घकालीन योजना जो है या लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वह किसी भी संस्था के लिए 5 वर्ष से अधिक अवधि की होती है, जो कभी कभी 25 या 30 वर्ष की अवधि का भी होता है। लेकिन दीर्घकालीन योजना सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक, और उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स हम दैट डिपेंड्स अपॉन द प्लानिंग। दीर्घकालीन योजना दीर्घकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। इसका नियोजन दीर्घकालीन योजना भविष्य के यथासंभव श्रेष्ठतम ज्ञान के आधार पर हम प्रेजेंट में इसका फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं। भविष्य को ध्यान में लेकर वर्तमान में स्ट्रैटेजीज बनाना, व्यू रचना करना, परिचालन करना, उद्देश्यों दीर्घकालीन उद्देश्यों के आधार पर अल्पकालीन उद्देश्यों या मध्यकालीन उद्देश्यों को डिसाइड करना जो है वो दीर्घकालीन नियोजन कहलाता है। दीर्घकालीन योजना के कई कारण होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बढ़ती प्रतिस्पर्धा की जानकारी और उसका सामना करना, या बढ़ते अप्रचलन में पूंजी संपत्तियों की पुनर्स्थापना करना, संस्था की नई परियोजनाओं का विकास करना, आवश्यक कर्मचारियों की उपलब्धि सुनिश्चित करना, नई परियोजना और विद्यमान योजनाओं में समन्वय स्थापित करना, उत्पाद श्रृंखलाओं का में सरलीकरण करना। दीर्घकालीन योजनाएं जो होती हैं इसके अंतर्गत निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। हर निर्णय को संस्था के संपूर्ण निष्पादन का मापन एवं मूल्यांकन समय समय पर किया जाता है, और अल्पकालीन और मध्यकालीन योजना को ठोस आधार देने के लिए किए जाते हैं। दीर्घकालीन योजना जो है वह वृहद आकार के उपक्रमों की स्थापना में आसानी से की जाती है, क्योंकि इसमें जोखिमों का पूर्वानुमान किया जाता है, और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये संस्था के भावी ढांचे को तैयार करती है, उसकी सृजनात्मक पद्धति को समझाती है। फिर जो है इसके कई सारे दोष भी हम मानते हैं। दीर्घकालीन योजना जो होती हैं ये बहुत लंबी अवधि के लिए होती हैं, तो इसका इतना लंबा पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है। तो कई बार जो है यह उतनी सटीक नहीं होती जितनी हम चाहते हैं। कई बार क्योंकि बहुत लंबे समय के लिए होती है, कई बार उस पूरे पीरियड में संसाधनों की कमी के कारण, अनियमितताओं के कारण कई बार योजनाएं खराब भी हो जाती हैं और जो है वो खटाई में पड़ जाती हैं। परिवर्तन की गति की तीव्रता में भी बहुत फ़र्क होता है। कई बार हम उसका आधार पहले नहीं लगा पाते हैं, तो भी दीर्घकालीन योजना पे इसका फ़र्क पड़ता है। फिर सभी तत्वों का प्रभावपूर्ण विश्लेषण करना भी कठिन होता है, इसलिए भी हम कहते हैं कि दीर्घकालीन योजना जो है उसमें की कई सीमाएं होती हैं। फिर दीर्घकालीन योजनाओं की सीमाओं से बचने के लिए तब भी संस्था को दीर्घकालीन योजना बनानी पड़ती है। उसकी सीमाओं को ओवरकम करने के लिए हम मध्यकालीन योजनाओं का निर्माण करते हैं, या इंटरमीडिएट प्लानिंग हम कहते हैं। यह प्राय 1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष से कम अवधि के नियोजन को हम मध्यकालीन कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, दीर्घकालीन 5 वर्ष से अधिक की होती हैं, तो 1 वर्ष से लेके 3 वर्ष या 5 वर्ष तक की जो होती हैं वे आपकी नॉर्मली मध्यकालीन योजना कहती हैं। इन योजनाओं को क्रियात्मक प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, यानी जो इसके मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं वो इनको करते हैं, और ये नियोजन जो है क्रियान्वयन के अतिरिक्त वित्तीय भौतिक संसाधनों को ध्यान में रख के किया जाता है। तो मध्यकालीन नियोजन जो है वह सामान्यतः दीर्घकालीन योजना को सपोर्ट सिस्टम के रूप में पैदा किया जाता है। फिर आते हैं अल्पकालीन या अल्प अवधि योजना, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है संस्था के लिए, क्योंकि इसके ज़रिए ही हम छोटे छोटे उद्देश्यों के ज़रिए हम अपने लॉन्ग टर्म उद्देश्यों को ध्यान में रखते हैं। ये जो नियोजन होता है ये 1 वर्ष से कम अवधि के लिए होता है। एक वर्ष तक के लिए जो भी नियोजन किया जाता है, जैसे कि साप्ताहिक, पाक्षिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, इसको हम अल्पकालीन कहते हैं। यानी 1 वर्ष के अंदर जो नियोजन किया जाता है उसे हम अल्पकालीन नियोजन कहते हैं।
इस नियोजन के सबसे बड़ा लाभ होता है कि ये दीर्घकालीन और मध्यकालीन योजनाओं को आसानी से क्रियान्वित करने में लाभदायक होता है। दैनिक कार्यों का संचालन समुचित ढंग से कर सकता है। कर्मचारियों का मार्गदर्शन सही प्रकार से कर सकता है। नियंत्रण एवं समन्वय में सरल हो सकता है। समायोजन के लिए ये बहुत उपयुक्त होता है। इसके बहुत फिर भी अल्पकालीन योजना के भी बहुत सारे दोष होते हैं। जैसे इसको हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, यानी इसको हमें दीर्घकालीन और अल्पकालीन मध्यकालीन योजनाओं को ध्यान में रख के करना पड़ता है। ये इसके अंतर्गत हम सामान्यतः दैनिक कार्यों का नियोजन करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसमें अधिक सोच विचार की गुंजाइश नहीं होती है। कर्मचारियों की सहभागिता सिर्फ कॉपरेशन तक लिमिट होती है, यानी उनको उसमें क्या सहभागिता देनी है उसके कोऑर्डिनेशन, नॉर्मल कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत इसको यूज़ में लिया जाता है। ये लोचशीलता इसके अंदर ज़रूर होती है, उस लोचशीलता के आधार पर इसको किया जाता है। नियोजन की इस प्रकार के नियोजन को संस्था के आकार, उसके विकास दर, उसकी वातावरण की गतिशीलता, कार्यों के गर्भकाल, उत्पाद की प्रकृति के आधार पर ही तय किया जाता है। फिर आती है व्यू रचनात्मक नियोजन। 5वें प्रकार का नियोजन होता है व्यू रचनात्मक नियोजन। जो यह नियोजन है, योजना है, यह नियोजन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसको हम कहते हैं व्यू रचना। इसका शाब्दिक अर्थ ही व्यू रचना है। जब हम किसी प्रतिस्पर्धा पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं, या हम कोई युद्ध स्तर की तैयारी कर रहे हैं दूसरे के ऊपर, या अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए, अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए, तो हम जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं, उस स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को हम व्यू रचनात्मक प्लानिंग कहते हैं। व्यू रचनात्मक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें संस्था के आधारभूत दीर्घकालीन उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है और उसके आधार पर व्यू रचना की जाती है, ताकि संस्था को आने वाले संकटों से उबारा जा सके और उसका स्थायित्व प्रदान किया जा सके। फिर आता है आपका, जो हम ये मानते हैं कि वह रणनीतिक नियोजन या प्लानिंग। जो रणनीतिक या टैक्टिकल प्लानिंग जो है, ये व्यू रचनात्मक नियोजन इस बात को निर्धारित करता है कि कौन कौन से उद्देश्य कार्यों को करना है, और रणनीतिक नियोजन यह निर्धारित करता है कार्यों को किस प्रकार से किया जाएगा। यानी व्यू रचनात्मक नियोजन में हम ये तय करते हैं कि हमारे उद्देश्य क्या होंगे, हमारे कार्य क्या होंगे, हमें किस प्रकार से अपने जो संकट हैं उनको ओवरकम करना है, या हमें अपने किस प्रकार से वातावरण के प्रति के जो थ्रेट्स हैं उनको हमें ओवरकम करना है, तो वो हम उसमें तय करते हैं। तो रणनीतिक नियोजन या टैक्टिकल प्लानिंग में उसको किस प्रकार से किया जाएगा, इस बात को निर्धारित किया जाता है। यानी ये एक तरीके से व्यू रचनात्मक नियोजन का सहायक नियोजन हम कह सकते हैं। इसके कुछ विशिष्ट चरण अनुक्रम होते हैं, जिसकी सहायता से हम व्यू रचना नियोजन को करते हैं और उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। रणनीतिक नियोजन अल्पकालीन नियोजन होता है, 1 वर्ष से कम समय अवधि का होता है, जबकि व्यू रचनात्मक नियोजन मध्यकालीन या लॉन्ग टर्म होता है। उसको पूरा करने के लिए हम छोटे छोटे टैक्टिकल प्लानिंग्स करते हैं। फिर आपका आता है परिचालन नियोजन या योजना। हम ऑपरेशनल नियोजन की बात करते हैं। यह परिचालन नियोजन क्रियाओं या तरीकों को निर्धारित करता है, जिसके आधार पर हम संगठन को रणनीतिक नियोजना के क्रियान्वयन में सहयोग देता है। परिचालन से हम सामान्यतः संस्था के दैनिक कार्यों का संचालन आवश्यक रूप से करना होता है, तो ये अल्पकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति पर विशेष बल देता है। इसका परिचालन नियोजन व्यू रचनात्मक नियोजन से कई तरीके से भिन्न होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दीर्घकालीन नियोजन जो है वो व्यू रचनात्मक होता है, जबकि परिचालन नियोजन अल्पकालीन होता है। व्यू रचनात्मक नियोजन का क्षेत्र परिचालक नियोजन को लेते हुए होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, जबकि परिचालन नियोजन जो है वह व्यू रचनात्मक का पार्ट होता है। कार्यों की प्रकृति के आधार पर अगर हम अंतर देखें, तो व्यू रचनात्मक नियोजन संस्था के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जबकि परिचालन नियोजन विशिष्ट कार्यों को विस्तृत नियोजन के लिए दिया जाता है। प्रबंधक वर्ग कौन करता है?
व्यू रचनात्मक नियोजन उच्च स्तरीय प्रबंधक करते हैं, जबकि परिचालन नियोजन आपको फर्स्ट लाइन मैनेजर्स या मध्यकालीन जो मैनेजर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स जो होते हैं, वो इसको करते हैं। संसाधनों की बात करें तो व्यू रचनात्मक नियोजन भविष्य में उपलब्ध होने वाले संसाधनों को के संदर्भ में होता है, जबकि परिचालन जो है वो विद्यमान संसाधनों के आधार पर किया जाता है। फिर आता है इसके अंदर, नेक्स्ट आती है आपकी परियोजना नियोजन। परियोजना नियोजन जो है किसी नई विशिष्ट योजना को अगर जब हम लागू करने जा रहे होते हैं तो उस पर्टिकुलर योजना को पूरा करने के लिए विशिष्ट चरणों को बनाया जाता है या प्रोजेक्ट प्लानिंग की जाती है। उस प्रोजेक्ट प्लानिंग उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती है, उसके विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। और एक संस्था जो है जब अपनी किसी नई योजना को लागू करना चाहती है, नए क्षेत्र में जाना चाहती है या नए बिजनेस को एक्वायर करना चाहती है, तो वो उसको एक प्रोजेक्ट के रूप में लेती है और उसका कार्य उस प्रोजेक्ट के रूप में किया जाता है। जब तक वह कार्य चलता है तब तक उसकी योजना बनाई जाती है, उससे संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं परियोजना नियोजन। तो सामान्यतः हमने देखा कि प्लानिंग के मान्यताएं क्या हैं। प्लानिंग की मान्यताओं के अंतर्गत आता है आंतरिक एवं बाहरी मान्यताएं, मान्यताओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये पार्ट हमने देखा। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ प्लानिंग। टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या है, टाइप्स ऑफ वेरियस प्लानिंग जो है उसके अंदर हमने 8 प्रकार की प्लानिंग्स को देखा और ये हमने पार्ट के आधार पर इसको 4th पार्ट को कंप्लीट किया है। तो इसके बाद जो मैं आपको इसमें दूंगी वो है इसका असाइनमेंट। तो आपको इनके आधार पर जो मैंने आपको इसमें बताया है, इसके आधार पर इस असाइनमेंट को पूरा करना है। तो अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।